नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है डीएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज 22 जून 2020 का करंट अफेयर्स लेकर उपस्थित हुआ हूं। आप लोग पूरा का पूरा वीडियो देखिए। अगर आपको ये जानकारी महत्वपूर्ण लगती है, आपके लिए उपयोगी लगती है, तो आप पूरा का पूरा वॉच कीजिए और कमेंट के माध्यम से बताइए कि ये जानकारी कैसी लगी, और शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। तो चलिए, ज़्यादा देर न करते हुए हम लोग चलते हैं सूर्य ग्रहण के विज्ञान की तरफ। जो महत्वपूर्ण आज का टॉपिक है वो सूर्य ग्रहण है। तो सूर्य ग्रहण के विज्ञान के बारे में अगर हम लोग देखें तो आपको लोगों को ज्ञात होगा कि 21 जून 2020 को भारत के उत्तरी हिस्सों में वलयाकार सूर्य ग्रहण दिखाई दिया है, जो कि एक महत्वपूर्ण खगोलीय ये घटना है। क्या है सूर्य ग्रहण? तो एक महत्वपूर्ण खगोलीय घटना आई है। और ये किसके द्वारा दिखाया गया है? तो ये दिखाया गया है आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जर्वेशन साइंस द्वारा। सोशल मीडिया के माध्यम से इस वलयाकार सूर्य ग्रहण के प्रसारण की व्यवस्था की जाएगी और की गई है। दोस्तों, यहाँ पे की गई है। प्रसंग क्या बना? तो ये वर्ष 2020 का पहला सूर्य ग्रहण है और सबसे लंबा सूर्य ग्रहण है जी। और अगला वलयाकार सूर्य ग्रहण कब भारत में लगेगा? तो वो लगेगा 21 मई 2031 को ये दिखाई देगा फिर से। देखते हैं ग्रहण का अर्थ क्या होता है। तो ग्रहण दोस्तों उसे कहते हैं, और ये एक प्रकार की महत्वपूर्ण खगोलीय घटना है। ये क्या है? खगोलीय घटना है। यह मुख्यतः तभी घटित होती है जब एक खगोल काय जैसे चंद्रमा अथवा ग्रह किसी अन्य खगोल काय की छाया के बीच में आ जाता है। और पृथ्वी पर मुख्यतः दो प्रकार के ग्रहण होते हैं। पहला होता है सूर्य ग्रहण और दूसरा होता है चंद्र ग्रहण। तो जो ये 21 जून 2020 को लगा था, ये सूर्य ग्रहण हुआ था। तो दोस्तों, सूर्य ग्रहण में क्या होता है अगर इसको हम लोग समझें तो जो सूर्य ग्रहण होता है, यह चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर एक कक्षा में घूमता है। आप सभी को पता है कि चंद्रमा जो है पृथ्वी के चारों ओर एक कक्षा में घूमता है, और उसी समय पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा भी करती है। इस परिक्रमा के दौरान कभी कभी चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाता है। चंद्रमा जो है सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाता है। तो ये खगोल शास्त्र में इस घटना को सूर्य ग्रहण कहा जाता है, क्योंकि सूर्य की जो प्रकाश होती है वो पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाती है। सूर्य का प्रकाश जो है पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाता है, और इस पृथ्वी की सतह के कुछ हिस्से पर दिन में अंधेरा छा जाता है। सूर्य ग्रहण तभी होता है जब चंद्रमा अमावस्या को पृथ्वी के कक्षीय समतल के निकट होता है। दोस्तों, एक नोट है, इसको नोट कर लीजिए आप लोग, कि जो ये सूर्य ग्रहण है हमेशा अमावस्या को ही लगेगा। क्या है? अमावस्या को ही लगता है सूर्य ग्रहण। ये आपको पता होना चाहिए। और जो चंद्र ग्रहण है सदैव पूर्णिमा की रात को होता है, जबकि सूर्य ग्रहण अमावस्या की रात को होता है। सूर्य ग्रहण अमावस्या की रात को होता है और चंद्र ग्रहण जो होता है पूर्णिमा की रात को होता है। और सूर्य ग्रहण मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। सूर्य ग्रहण के प्रकार कितने हैं? तो वो 3 प्रकार के होते हैं। पहला है आंशिक सूर्य ग्रहण, दूसरा है वलयाकार सूर्य ग्रहण, और तीसरा है पूर्ण सूर्य ग्रहण। तो दोस्तों, हम लोग देखेंगे आंशिक सूर्य ग्रहण के बारे में। तो जब चंद्रमा की परछाई जो होती है, चंद्रमा की परछाई सूर्य के पूरे भाग को ढकने की बजाय किसी एक हिस्से को ही ढके, तब आंशिक सूर्य ग्रहण होता है। क्या होता है दोस्तों आंशिक सूर्य ग्रहण में? चंद्रमा की जो परछाई होती है सूर्य के पूरे भाग को ढकने के बजाय केवल कुछ ही हिस्से को ढके, तब वो आंशिक सूर्य ग्रहण होता है। इस दौरान सूर्य के केवल एक छोटे हिस्से पर अंधेरा छा जाता है। ठीक, आगे देखते हैं वलयाकार सूर्य ग्रहण। दोस्तों, वलयाकार सूर्य ग्रहण जो है, यह सूर्य ग्रहण की एक ऐसी स्थिति है, ऐसी स्थिति तब बनती है जब चंद्रमा पृथ्वी से दूर होता है। जब चंद्रमा पृथ्वी से दूर होता है और इसका आकार छोटा दिखाई देता है। इस दौरान चंद्रमा सूर्य को पूरी तरह से ढक नहीं पाता है, और सूर्य एक अग्नि वलय रिंग ऑफ फायर की भांति प्रतीत होता है। रिंग ऑफ फायर की भांति प्रतीत होता है, उसे वलयाकार सूर्य ग्रहण कहते हैं। आगे देखते हैं पूर्ण सूर्य ग्रहण। दोस्तों, पूर्ण सूर्य ग्रहण के बारे में अगर हम देखें तो पूर्ण सूर्य ग्रहण तब होता है जब पृथ्वी, सूर्य तथा चंद्रमा एक सीधी रेखा में है। इसके कारण पृथ्वी के एक भाग पर पूरी तरह से अंधेरा छा जाता है। यह स्थिति तब बनती है जब चंद्रमा पृथ्वी के निकट होता है, और सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी के एक सीधी रेखा में होने के कारण जो लोग पूर्ण सूर्य ग्रहण को देख रहे होते हैं वे इस चंद्रमा की छाया क्षेत्र के केंद्र में होते हैं। तो देखते हैं छाया और उपछाया के बारे में, कि छाया किसे कहते हैं और उपछाया किसे कहते हैं। तो सूर्य ग्रहण की स्थिति में पृथ्वी पर चंद्रमा की 2 परछाइयाँ बनती हैं।
जिसमें से पहली जो छाया होती है उब्रा और दूसरी जो छाया होती है उपछाया कहते हैं। तो छाया इसका आकार पृथ्वी पर पहुंचते हुए काफ़ी छोटा हो जाता है। दोस्तों यहाँ पे देखिए, तो देखिए दोस्तों यहाँ पे सूर्य है, ये सूर्य है, और यहाँ से जो प्रकाश निकलती है उब्रा, वो पृथ्वी पे जाते जाते बहुत छोटी हो जाती है, यहाँ पे देखिए। और यहाँ से दो किरणें निकलती हैं जो साइड से, उसको उपछाया कहते हैं, जो ये दो भागों में बट जाती है, ये दो भागों में बट जाती है, यहाँ पे देख लीजिए। तो दोस्तों छाया इसका आकार पृथ्वी पर पहुँचते हुए काफ़ी छोटा हो जाता है और इसके क्षेत्र में खड़े लोगों को ही पूर्ण सूर्य ग्रहण दिखाई देता है। और उपछाया उसे कहते हैं, इसका आकार पृथ्वी पर पहुँचते हुए बड़ा होता है और इसके क्षेत्र में खड़े लोगों को आंशिक सूर्य ग्रहण दिखाई देता है। सूर्य ग्रहण के दौरान सावधानियां की अगर हम बात करें तो सूर्य ग्रहण जो है वो सूर्य ग्रहण को आँखों में बिना कोई उपकरण लगाए देखना खतरनाक साबित हो सकता है, जिससे अस्थायी अंधापन या रेटिना में जलन हो सकती है, जिससे सोलर रेटिनापैथी कहते हैं। तो चलिए अगला टॉपिक देख लें। तो अगला टॉपिक है MOHUA ने PM स्वधि के लिए कार्यान्वयन एजेंसी के रूप में सिडबी को संलग्न करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। दोस्तों हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स की मिनिस्ट्री ने स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया सिडबी के साथ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग को लागू किया है, जिसे प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर के लिए कार्यान्वयन एजेंसी के रूप में बाद में बनाया गया है। स्ट्रीट विक्रेताओं के लिए माइक्रो क्रेडिट की सुविधा ये उपलब्ध कराएगा। हरदीप सिंह पुरी राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार की उपस्थिति में आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के संयुक्त सचिव और श्री सत्य वेंकट राव सिडबी के उप प्रबंध निदेशक संजय कुमार के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। नई दिल्ली में एक बैठक के दौरान ये हुआ। समझौता ज्ञापन की शर्तों को अगर हम देखें तो सिडबी IPMSB योजना के MOHUA मार्गदर्शन में लागू करेगी। यह ऋण गारंटी संस्थानों को क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल इंटरप्राइजेज के माध्यम से प्रबंधित करेगा। यह शहरी स्थानीय निकायों ULB उधार देने वाले संस्थानों, डिजिटल भुगतान एग्रीगेटर्स, अन्य भागीदारों के बीच सही सूचना प्रवाह सुनिश्चित करने के लिए एक पोर्टल और एक मोबाइल ऐप के माध्यम से एक अनुकूलित और एकीकृत IT प्लेटफॉर्म का विकास और रखरखाव करेगा। दोस्तों यह अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों, SCBS, गैर बैंक वित्त कंपनियां, NBFCS, सूक्ष्म वित्त संस्थानों, MFI, सहकारी बैंकों, लघु वित्त बैंकों, SFB, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों जैसे ऋण संस्थानों के नेटवर्क का लाभ उठाएगा। PM के बारे में अगर देखें तो यह जो है MOHUA द्वारा 1 जून 2020 को 50 लाख स्ट्रीट वेंडरों को सस्ती कार्यशील पूंजी ऋण प्रदान करने के लिए शुरू किया गया था, ताकि उनकी आजीविका फिर से शुरू हो सके, जो कोविड-19 लॉकडाउन के कारण प्रतिकूल रूप से प्रभावित हुए हैं। इस योजना के तहत विक्रेता रुपए तक के कार्यशील पूंजी ऋण लाभ उठा सकेंगे। 10,000 जो 1 वर्ष के कार्यकाल में मासिक किस्तों में चुकाने योग्य हैं। ऋण का समय पर जल्दी चुकौती करने पर वार्षिक आधार पर प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के माध्यम से लाभार्थियों के बैंक खातों के प्रति वर्ष 7% की ब्याज सब्सिडी दी जाएगी। ऋण के शीघ्र पुनर्भुगतान पर कोई जुर्माना नहीं होगा। यह योजना रुपए की राशि तक कैश बैंक प्रोत्साहन के माध्यम से डिजिटल लेन देन को बढ़ावा देती है। 100 रुपये प्रति माह। पहले चरण में सितंबर 2020 तक संतृप्ति के लिए राज्यों UTS के परामर्श से 108 शहरों का चयन किया है। ऋण का वितरण जुलाई 2020 में शुरू करने की योजना है। सिडबी के बारे में अगर हम देखें तो सिडबी का मुख्यालय लखनऊ उत्तर प्रदेश UP में है। अध्यक्ष के बारे में अगर देखें तो और प्रबंधक निदेशक के तो CMD मोहम्मद मुस्तफ़ा हैं। तो सिडबी के बारे में इतना आपको पता होना चाहिए। तो आगे देखते हैं उड़ीसा के राजा प्रभाव महामारी और नारित्व का उत्सव। तो ये उत्सव जो है उड़ीसा के राजा प्रजा जून के मध्य में 3 दिनों का त्यौहार है। अधिमानत 14 जून से शुरू होता है और 16 जून को समाप्त होता है। मानसून की शुरुआत को दर्शाता है। इस दिन लोग मासिक धर्म और महिलावाद को मनाते हैं, इस विश्वास के आधार पर कि माँ पृथ्वी
3 दिनों तक मासिक धर्म करती हैं, जिससे प्रजनन क्षमता का संकेत माना जाता है। इतिहास इसका अगर देखें तो ये उत्सव एक आदिवासी प्रथा के रूप में शुरू हुआ और बाद में पूरे उड़ीसा में एक उत्सव बन गया, जिसमें यह स्वीकार किया गया कि अतीत में महिलाओं के मासिक धर्म पर कोई निषेध नहीं था। राजा प्रभा का उत्सव अगर हम देखें तो काम राजा का अर्थ है महामारी। ओडिया में उत्सव के पहले दिन को पिल्ली राजा कहा जाता है। इसके बाद मिथुन संक्रांति और भूदा या बरसी राजा दूसरा और तीसरा दिन है, और चौथे दिन वसुमती स्नान को मनाया जाता है और पृथ्वी के प्रत्येक के रूप में एक पीस पत्थर पर सभी द्वारा किया जाने वाला एक औपचारिक स्नान के साथ पूरा हुआ है। इस त्यौहार के दौरान निर्माण और अन्य कार्यों की तरह कोई भी गतिविधियां का पालन नहीं किया जाएगा जो पृथ्वी को परेशान करता है, और महिलाओं और लड़कियों को खाना पकाने में भी भाग नहीं लेना पड़ता है और अपने दिनों को काम चलाऊं झूलों पर बिताना पड़ता है, जैसे रामडोली, चरखी डोली, पुली डोली, दाढ़ी डोली और उत्सव मनाते हैं। यह त्यौहार महिलाओं और लड़कियों के लिए 3 दिन तक और मासिक धर्म की स्वच्छता के लिए पृथ्वी को नुकसान न पहुंचाकर सतत विकास को बढ़ावा देता है और उन्हें सामाजिक निषेध से मुक्त करने के लिए समर्थन करता है। देखते हैं उड़ीसा के बारे में। तो उड़ीसा के मुख्यमंत्री जो हैं नवीन पटनायक हैं और उड़ीसा के राज्यपाल गणेशी लाल हैं और इसकी राजधानी जो है उड़ीसा की भुवनेश्वर है। आगे देखते हैं अमिताभ कांत द्वारा नीति आयोग फॉर्म्स पैनल का नेतृत्व किया गया जो प्रवासी मजदूरों के लिए जॉब प्लेटफॉर्म की विकसित करेगा। तो देखते हैं नीति आयोग। तो नीति आयोग जो है इसका फुल फॉर्म होता है नीति का, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इसका पूर्व नाम था योजना आयोग। क्या था? योजना आयोग। दोस्तों, भारत सरकार GOL के एक नीति थिंक टैंक ने गूगल, माइक्रोसॉफ्ट और टेक्निहंद्रा जैसे प्रौद्योगिकी कंपनी के शीर्ष अधिकारियों की एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। अपने CEO मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमिताभ कांत के नेतृत्व में एक नौकरी मंच विकसित करने में मदद मिलेगी जो प्रवासी मजदूरों और ब्लू कॉलर श्रमिकों जो लॉकडाउन के दौरान अपनी नौकरी खो चुके हैं उनकी भाषा और उनके स्थान पर रोजगार के बेहतर अवसर मिलेंगे। दोस्तों, देखते हैं समिति प्रवासी मजदूरों से संबंधित समस्या के समाधान के लिए प्रौद्योगिकी आधारित उपायों पर ध्यान देगी। दोस्तों, देखते हैं नौकरी मंच के बारे में। तो मंच जो सार्वजनिक और निजी भागीदारी के साथ प्रौद्योगिकी का उपयोग करेगा, नौकरी चाहने वाले नियोक्ताओं, सरकारी एजेंसियों, कौशल केंद्रों और बाहरी साझेदारों को जोड़ेगा जो नई तकनीकी जैसे कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI और मशीन लर्निंग ML का उपयोग कर रहे हैं। दोस्तों, यह श्रमिकों को नौकरी खोजने, आवश्यक कौशल प्राप्त करने, उनकी भाषा में प्रशिक्षण केंद्र प्राप्त करने और श्रमिकों को स्थान विशिष्ट और श्रमिकों की विभिन्न श्रेणियों की ज़रूरतों को पूरा करने में मदद करने की एक लिए डिजिटल दूरी को समाप्त करेगा। इसके प्रमुख बिंदुओं के बारे में देखें तो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के अध्यक्ष किरण थॉमस, माइक्रोसॉफ्ट इंडिया के अध्यक्ष अनंत माहेश्वरी, टेक महिंद्रा के MD और CEO CP गुरनानी, गूगल इंडिया के कंट्री मैनेजर और उपाध्यक्ष संजय गुप्ता, भारतीय एयरटेल के CEO गोपाल विट्ठल, MSMI माइक्रोस स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज के सचिव AK शर्मा हैं। पैनल के कुछ प्रमुख सदस्य हैं। अनुमानों के अनुसार देश में असंगठित क्षेत्र में लगभग 40 करोड़ श्रमिक हैं। यह क्षेत्र देश के सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 30% योगदान देता है और लगभग 60% प्रवासी मजदूर या तो अकुशल या अर्धकुशल हैं। देखते हैं नीति के बारे में। नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया आयोग के बारे में अगर देखें तो इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और अध्यक्ष जो है नरेंद्र मोदी हैं और मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO जो है अमिताभ कांत हैं और उपाध्यक्ष जो है राजीव कुमार। तो आगे देखते हैं भारतीय अधिकारी FATF द्वारा 32वीं वर्चुअल AG प्लेनरी मीटिंग 2020 के नेतृत्व में भाग लेते हैं। तो 19 जून 2020 को भारतीय अधिकारियों जिनमें प्रवर्तन एजेंसी के प्रतिनिधि शामिल हैं ने फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के तत्वाधान में मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद के वित्त पोषण EAG प्लेनरी मीटिंग 2020 में 32वें विशेष यूरेशियन समूह में भाग लिया है। FATF EAG के अध्यक्ष श्री यूरी चिकनीचिन, रूसी संघ और EAG के उपाध्यक्ष फरहाद बिलोलो तंजिस्तान जो हैं वो गणराज्य की अध्यक्षता में आभासी बैठक जून 2020 में चीन में आयोजित होने की बात कही गई है। हालांकि कोरोना वायरस के कारण कोविड-19 महामारी FATF ने संयुक्त पूर्व बैठक को रद्द करने का निर्णय लिया है और प्लेनरी बैठक में मुख्य मुद्दों पर चर्चा होनी थी। वो है इस बैठक ने सूचना संग्रह के तरीकों के साथ यूरेशियन क्षेत्र में MLTF, मनी लॉन्ड्रिंग, आतंकवादी वित्त पोषण, जोखिम
मूल्यांकन पद्धति के अनुमोदन को देखा गया। इसने 2019 के लिए एजी वार्षिक रिपोर्ट, 2021 ईएजी बजट के साथ ईएजी सचिवालय की गतिविधियों को नियंत्रित करने वाले वर्तमान ईएजी दस्तावेजों के कई सदस्यों को मंजूरी दी। सचिव ने ताजिकिस्तान गणराज्य के लिए तकनीकी सहायता के प्रावधानों को समन्वित करने के लिए पायलट परियोजना के कार्यान्वयन के में प्रगति पर रिपोर्ट प्रस्तुत की है, जिसमें अंतरिम निष्कर्ष शामिल थे। ईएजी सदस्यों ने वायरस के प्रसार को रोकने के लिए जो आवश्यक कदम उठाए हैं, जिसमें राष्ट्रीय स्तर पर अलगाव और गड़बड़ी शामिल है, ऑन साइट मिशन बना रहे हैं। इसके अलावा ईएजी प्लेनरी मीटिंग ने वर्चुअल एवल्यूएशन और प्रोग्रेस रिपोर्ट को 2 राउंड तक स्थगित करने का फैसला किया। ईएजी पारस्परिक मूल्यांकन एक पूर्व चक्र के लिए है। और पाकिस्तान FATF के बारे में अगर दें तो जैसा कि हम जानते हैं कि इस्लामाबाद पाकिस्तान, जो कि FATF की ग्रे सूची पर बना हुआ है, को 27 जून तक 27 कार्यों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए समय सीमा दी गई थी, जिसमें आतंकवादी फंडिंग को रोकना, अपनी ज़मीन पर आतंकवाद का उन्मूलन करना शामिल था। इसमें से पाकिस्तान फरवरी 2020 तक केवल 14 कार्यों को पूरा करने में सक्षम था। हालांकि कोविड-19 के कारण समय सीमा 18 से 23 अक्टूबर 2020 के लिए स्थानांतरित कर दी गई है। FATF का ईएजी एक क्षेत्रीय निकाय है ये, जिसमें भारत, रूस, चीन, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान और बेलारूस जैसे 9 राष्ट्र शामिल हैं। यह FATF का एक सहयोगी सदस्य है। FATF के बारे में अगर हम देखें तो इसका मुख्यालय पेरिस, फ्रांस में है और सदस्य देश 3 हैं और राष्ट्रपति जो हैं जियांग मिन लियू हैं। भारत के कोविड के जवाब का समर्थन करने के लिए फ्रांस ने 200 मिलियन यूरो का भुगतान किया। दोस्तों, 19 जून 2020 को फ्रांस और भारत ने सामाजिक कल्याण प्रणाली भारत की कोविड की प्रतिक्रिया का समर्थन करने के लिए 200 मिलियन यूरो 1709 करोड़ रुपए का वादा करते हुए एक क्रेडिट वित्त पोषण समझौते पर हस्ताक्षर किए। भारत को AFD फ्रेंच डेवलपमेंट एजेंसी के माध्यम से निधि प्रदान की जाएगी। तो क्रेडिट वित्त पोषण समझौता के बारे में अगर हम बात करें तो भारत के समझौते पर हस्ताक्षर किए गए महापात आर्थिक मामलों के विभाग के अतिरिक्त सचिव और AFD के निदेशक ब्रूनो बोसले, फ्रांसीसी विकास एजेंसी एग्नेस फाइनेंस डी डेवलपमेंट, जो फ्रांस में भारत के राजदूत हैं। ऋण का आवेदन अगर बात करें तो इसका उपयोग राज्य और केंद्र सरकार की क्षमता बढ़ाने के लिए किया जाएगा, जो कोरोना महामारी के बीच बीमारी से ग्रस्त लोगों का समर्थन करेंगे। भारत सरकार द्वारा वर्तमान सामाजिक सुरक्षा उपायों को बढ़ाने के लिए इस कार्यक्रम के डिजाइन को भारतीय अधिकारियों के सहयोग से विश्व बैंक द्वारा विकसित किया गया था। कार्यक्रम निम्न आय वाले परिवारों को लाभान्वित करने और उनके सामाजिक स्वास्थ्य और आर्थिक भलाई को सुनिश्चित करने और कोविड महामारी के बीच देश की आर्थिक वृद्धि के लिए उनके योगदान को सुनिश्चित करने के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना पर केंद्रित है। यह फ्रंटलाइन श्रमिकों जैसे स्वास्थ्य सेवा, स्वच्छता और सुरक्षा श्रमिकों को स्वास्थ्य बीमा प्रदान करता है। प्रवासी श्रमिकों और अन्य जो मुआवजों के लिए PMGKY की तलाश नहीं कर सकते थे, उन्हें सामाजिक सहायता कार्यक्रम के माध्यम से सहायता दी जाएगी। तो देखते हैं AFD के बारे में। तो AFD के राष्ट्रपति हैं टूबियाना, फ्रांस के जो हैं वो लॉरेंस टूबियाना है। महानिदेशक जो है रेमी रियोक्स हैं और मुख्यालय जो है पेरिस, फ्रांस में है। तो आगे देखते हैं, विश्व की लगभग 1% जनसंख्या 79.5 मिलियन 2019 के अंत में विश्व स्तर पर जबरन विस्थापित UNHCR। तो इसके बारे में अगर देखें तो 2019 में ग्लोबल टेंडर फॉर विस्थापन नामक शीर्षक पर विस्थापन पर वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी एजेंसी द्वारा जारी यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजी 2019 में अतिरिक्त 11 मिलियन लोगों को विस्थापित किया गया, जहां 2.4 मिलियन सुरक्षा की मांग की गई उनके देश के बाहर और 8.6 मिलियन अपने देशों की सीमाओं के भीतर नए विस्थापित थे। वैश्विक मोर्चे पर 2019 के अंत में ग्रह पर प्रत्येक 97 लोगों को में विस्थापन संख्या 79.5 मिलियन या 1 है। जबरन विस्थापन की यह संख्या 2010 में 41 मिलियन से लगभग दोगुनी हो गई है। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि यह आंकड़ा उच्चतम है क्योंकि इन आंकड़ों को व्यवस्थित रूप से एकत्र किया गया है। यह दुनिया की आबादी का लगभग 1% है। देखते हैं प्रमुख बिंदु। तो रिपोर्ट में उद्धृत 79.5 मिलियन लोगों में से 26 मिलियन शरणार्थी हैं, 20.4 मिलियन UNHCR के जनादेश के तहत आते हैं और 5.6 मिलियन फिलिस्तीन और शरणार्थी हैं जो निकट UNRWA के
में फ़िलिस्तीन शरणार्थी के लिए संयुक्त राष्ट्र राहत और निर्माण एजेंसी के साथ पंजीकृत है। देखते हैं दुनिया भर में कुल विस्थापित लोगों के अलावा 26 मिलियन शरणार्थी, 4.2 मिलियन शरण चाहने वाले और 45.7 मिलियन अतिरिक्त रूप से विस्थापित लोग IDP हैं जो अपने देश के अन्य हिस्सों में भाग गए हैं। तो 30 से 34 मिलियन दुनिया में 79.5 मिलियन जबरन विस्थापित बच्चे हैं। सभी देश 2/3 68% लोगों को सीमाओं के पार विस्थापित करते हैं, जैसे सीरिया, वेनेजुएला, अफगानिस्तान, दक्षिण सूडान और म्यांमार। तो पहली बार वेनेजुएला के 3.5 मिलियन विस्थापित लोगों ने 2018 से 2019 के आंकड़ों की तुलना में UNHCR रिपोर्ट में उल्लेखनीय वृद्धि की विशेषता बताई है। तुर्की ने शरणार्थियों की सबसे बड़ी संख्या 3.9 मिलियन लोगों की मेज़बानी की, जबकि विकासशील देशों ने दुनिया के 80.5 शरणार्थियों की मेज़बानी की। करीब 3,17,200 शरणार्थी अपने देश में वापस जाने में सक्षम हैं और केवल 1,07,830 देशों में बसा है। देखते हैं कोविड-19 ने विस्थापित आबादी को कैसे प्रभावित किया है। तो कोरोना वायरस महामारी ने शरणार्थी समुदाय को मारा है और अतिरिक्त रूप से विस्थापित लोगों को स्वास्थ्य और जोखिम आय में कमी और लिंग आधारित हिंसा के अधिक जोखिम के कारण सबसे मुश्किलें झेलनी पड़ी है। सीमा को बंद करने और वायरस के प्रसार को रोकने के लिए यात्रा प्रतिबंधों ने भी शरण प्राप्त करने की प्रक्रिया में देरी का कारण बना है। देखते हैं UNHCR के बारे में। तो उच्चायुक्त जो है फिलिप्पो ग्रेडिस है और मुख्यालय जो जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। देखते हैं बच्चे सालाना हिंसा का अनुभव करते हैं क्योंकि देश उनकी रक्षा करने में विफल रहते हैं। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट में ये पता चला है। तो बच्चों के खिलाफ हिंसा को रोकने के लिए वैश्विक स्थिति रिपोर्ट 2020 के अनुसार संयुक्त राष्ट्र UN की अपनी तरह की पहली रिपोर्ट, जिसमें 1 अरब तक बच्चे शारीरिक यौन या मनोवैज्ञानिक हिंसा से प्रभावित होते हैं, लंबे समय तक टिकते हैं। देशों की अक्षमता के कारण महंगे भावनात्मक, सामाजिक और आर्थिक परिणामों उनकी स्थापित रणनीतियों का पालन करके उनकी रक्षा करना है। इस कोविड-19 लॉकडाउन के स्थिति को और ख़राब कर दिया है, जिससे बहुत से युवा अपने दुराचारियों से बच गए हैं। रिपोर्ट विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO, यूनिसेफ, संयुक्त राष्ट्र बाल कोष, संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को द्वारा शुरू की गई है, जो बच्चे और बच्चों के लिए हिंसा पर महासचिव के संयुक्त राष्ट्र के विषय प्रतिनिधि है। बच्चों के खिलाफ अंत हिंसा है ये। इसने इंस्पायर ढांचे के खिलाफ 155 देशों में प्रगति की बच्चों के खिलाफ हिंसा रोकने और जवाब देने के लिए 7 रणनीतियों का एक सेट तैयार किया है। वैश्विक स्थिति अगर देखें तो यह अनुमान है कि 2.2 से 17 वर्ष की आयु के 2 बच्चों में से प्रत्येक वर्ष किसी न किसी रूप में हिंसा होती है। 2 से 4 वर्ष की आयु के 300 मिलियन बच्चे नियमित रूप से अपनी देखभाल करने वाले द्वारा हिंसक अनुशासन का अनुभव करते हैं। पिछले महीने में दुनिया भर में 11 से 15 साल की उम्र में के 1/3 छात्रों को उनके साथियों द्वारा तंग किया गया और 120 मिलियन लड़कियों का अनुमान है कि 120 साल की उम्र से पहले उन्हें जबरन यौन संपर्क का शिकार होना पड़ा। अतिरिक्त हिंसा 3 बच्चों में से 1 को प्रभावित करती है। विस्तृत दुनिया भर में 4150 बच्चे वर्ष 2017 में होमिसाइड का शिकार हुए थे और 17 वर्ष के बच्चों के लिए वैश्विक हत्या की दर प्रति 1 लाख जनसंख्या पर 1.7 थी और 2.4 प्रति पर 1 लाख लड़कों के लिए दर 2 बार लड़कियों में थी। तो 1.1 और 1 लाख जनसंख्या। तो देशों के प्रयास के बारे में अगर देखें तो 89% देश शिक्षा, स्वास्थ्य, न्याय और सामाजिक क्षेत्रों के साथ बच्चों के खिलाफ हिंसा को संबोधित करने के लिए कई क्षेत्रों को जिम्मेदारी आवंटित करते हैं और 80% देशों में बच्चों के खिलाफ हिंसा को रोकने के लिए कम से कम एक राष्ट्रीय कार्य योजना है। इंस्पायर की ओर 56% देश इंस्पायर रणनीतियों को लागू करने के लिए कुछ राष्ट्रीय समर्थन प्रदान करते हैं। इंस्पायर दृष्टिकोण के पीछे एक सबूतों से पता चलता है कि प्रचलन में 20% से 50% की कमी अच्छी तरह से डिजाइन किए गए हैं, कार्यक्रमों द्वारा हासिल की गई है और 32% से 37% देशों ने माना कि हिंसा के पीड़ित समर्थन सेवाओं तक पहुंच सकते हैं, जबकि 26% देशों ने माता पिता और देखभाल करने वालों के समर्थन पर कार्यक्रम प्रदान किए हैं। 21% देशों में हानिकारक मानदंडों को बदलने के कार्य तो देशों में बच्चों के लिए सुरक्षित भौतिक वातावरण प्रदान करने के लिए संशोधन किए गए थे। देखते हैं इंस्पायर क्या है। तो 2016 में शुरू किया गया इंस्पायर बच्चों के खिलाफ हिंसा को खत्म करने के लिए काम करने वाले देशों और समुदायों के लिए 7 साक्ष्य आधारित रणनीतियों का एक समूह है। इंस्पायर एक संक्षिप्त रूप है जिसमें प्रत्येक पत्र एक रणनीति का प्रतिनिधित्व करता है। इसमें मैं कानूनों के कार्यान्वयन परिवर्तन के लिए, मानदंडों और मूल्यों के लिए, सुरक्षित वातावरण एस के लिए, माता पिता के लिए पी और देखभाल करने वाला समर्थन, मैं आय और आर्थिक मजबूती के लिए, प्रतिक्रिया और समर्थन के लिए, सेवाएं तथा
शिक्षा और जीवन कौशल के लिए ये शुरू किया गया। तो यूनेस्को के बारे में अगर देखें तो यूनेस्को का मुख्यालय जो है पेरिस फ्रांस में है। महानिदेशक ऑड्रे ओजेले हैं और सदस्य देश जो हैं 193 हैं और 11 एसोसिएट सदस्य हैं। यूनिसेफ के बारे में अगर देखें तो यूनिसेफ का मुख्यालय न्यूयॉर्क संयुक्त राज्य अमेरिका यूएस में है। कार्यकारी निदेशक जो है हेनरीटा होलेसमैन फोर हैं। किसके बारे में तो मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है और महानिदेशक टेड्रोस अधीनोम घबियस हैं और मुख्य वैज्ञानिक सौम्या स्वामीनाथन हैं। बच्चों के खिलाफ अंत हिंसा के बारे में अगर देखें तो कार्यकारी निदेशक हावर्ड टेलर, मुख्यालय न्यूयॉर्क यूएसए में है। बच्चों के खिलाफ हिंसा पर संयुक्त राष्ट्र महासचिव के विशेष प्रतिनिधियों के बारे में विशेष प्रतिनिधि मोरक्को के डॉक्टर नजत मल्ला हैं। दोस्तों, आप लोगों को ये जानकारी कैसी लगी आप लोग ज़रूर कमेंट के माध्यम से बताएं। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।